तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे मशीन में एप्लीकेशन के लिए कोई तो एक सोर्स होना चाहिए ना, सीडी हो, डीवीडी हो, पेन ड्राइव हो, वो कनेक्टेड है कि नहीं। तो सेटिंग पे जा रहे हैं, यहाँ पे सेटिंग में है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये कंफर्म कर लेंगे एक बार। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे माउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? किसी भी सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव को अगर आप लाइनेक्स में यूज करना चाह रहे हैं तो आपको माउंट करना पड़ेगा यूज करने से पहले। जैसे अगर ये फैन का हवा खा रहा है तो इसको पहले माउंट किया है ना हम वॉल पे, तभी ना यूज कर पा रहे हैं। उसी तरीके से लाइनेक्स में किसी भी सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो पहले उसको फिक्स करना होता है, उसी को कहते हैं माउंट करना। माउंट और माउंट किसे करना है? तो माउंट करना है सीडी रोम को। और सीडी रोम को माउंट कहाँ करना है? तो एक फोल्डर बाय डिफॉल्ट बना होता है जिसको क्या कहते हैं? इन्वेंटरी। मैसेज क्या आ गया? राइट प्रोटेक्टेड माउंटिंग रीड ओनली। माउंट कर दिया ये। अब मुझे इस माउंट पॉइंट पे जाना है तो क्या लिखेंगे? सीडी। सीडी से ओपन होता है डायरेक्टरी। अब किस डायरेक्टरी को ओपन करेंगे? एमएनटी को, बिकॉज इसी पे ना माउंट किए हैं। अगर हम बोलेंगे कि ये टाइप सी केबल कहाँ रख दी हो, तो बोलेंगे कि इस वार्डरोब में है, तो हमको इसी में देखना पड़ेगा खोल करके। तो अगर हमने सीडी को माउंट किया है कहाँ पे? एमएनटी पे। तो अगर मुझे सीडी का कोई भी फाइल यूज करना होगा तो हमें किसे ओपन करना पड़ेगा? एमएनटी को। और इसके लिए हम लिखेंगे सीडी एमएनटी। अब अगर हम एलएस से देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा फाइल डायरेक्टरी दिखेगा अपने को। इसमें जो इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी होता है, जैसे कि अगर लाइनक्स 5 पढ़ते हैं तो वहां पे ये मिलता है सर्वर्स के नाम से। किस नाम से? और नया वाले में लाइनक्स 7 में किस नाम से मिलता है? पैकेजेस के नाम से। मतलब सारा सॉफ्टवेयर जो होता है लाइनक्स का, वो सारा किस डायरेक्टरी के अंदर रहता है? पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी के अंदर रहता है। अब उस पैकेजेस डायरेक्टरी को ओपन कैसे करेंगे? तो वही सीडी स्पेस। अब अगर मान लो हम पीएससी के ये जी लिखेंगे, सही है रवि की गलत है? बताओ। अब क्या रवि, सही है कि गलत? गलत है। हाँ, क्यों? पैकेज का तो स्पेलिंग सही है, मिला के देखो। यहाँ पे पैकेज है ना ऊपर ब्लू में। स्लैश नहीं देंगे? स्लैश हाँ, स्लैश सीडी के स्पेस के बाद स्लैश पेन नहीं रहेगा। स्लैश देंगे इसका मतलब समझेगा कि रूट के अंदर क्या डायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये समझ जाएगा। डॉट देंगे। हाँ, डॉट देंगे ना। डॉट देंगे तो समझेगा कि हिडन डायरेक्टरी है, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो क्या देंगे? क्या गलत क्या है इसमें? स्पेलिंग तो सही है लिखे हैं। हाँ सर, तो यही पकड़ना। लाइनेक्स में केस सेंसिटिव होता है सारा कुछ। तो अगर यहाँ इस पैकेज का पी कैपिटल है तो यहाँ जब इसी को ओपन कर रहे हो तो ओपन करते हो पी क्या देना पड़ेगा? कैपिटल देना पड़ेगा। यही गलती है। इसलिए अगर पी स्मॉल देंगे तो ये बोलेगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी। लेकिन अगर वही मैं पी को क्या कर दूं? अब ये ओपन कर दिया। अंतर समझ में आया? तो सोचो कि ये अभी क्यों बताए? इसलिए बताए क्योंकि ये गलती आप में से मैक्सिमम लोग करते हैं। बोलते हैं अच्छा स्पेलिंग तो सही है ना, बट हमें स्पेलिंग ही नहीं देखना है, केस को भी चेक करना है कि अपर केस है या लोअर केस है। बिकॉज ये लाइनेक्स है, लाइनेक्स में ईच एंड एवरीथिंग इन केस सेंसिटिव फॉर्मेट। तो आगे बढ़ा जाए। यहाँ सपोज करो सब लोग टेलनेट का नाम तो सुना है ना। हम ये मान के चले ना कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको टेलनेट आता है, चाहे वो सीसीएनए के बैकग्राउंड से हो या सर्वर के बैकग्राउंड से हो, दोनों जगह टेलनेट पढ़े हो। दोनों जगह पे अगर टेलनेट पढ़े हो मान लो मुझे टेलनेट इस पे चेक करना है कि इंस्टॉल है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे टेलनेट इंस्टॉल है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि आरपीएम एक कमांड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब क्या हुआ? ये चेक करना है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल है कि नहीं, ये भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो उसे इंस्टॉल करना, ये भी एप्लीकेशन मैनेजमेंट का पार्ट है।
अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है लेकिन उसका ओल्डर वर्जन है, उसको हायर वर्जन के साथ अपग्रेड करना है, ये भी एप्लीकेशन मैनेजमेंट है। अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है और मुझे उसे इंस्टॉल नहीं रखना है, कंटिन्यू नहीं करना है, तो उसे हम रिमूव करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, ये भी एप्लीकेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो अभी मुझे चेक करना है कि इस पर टेलनेट इंस्टॉल है कि नहीं। तो हम क्वेरी करना चाह रहे हैं, चेक करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि टेलनेट इंस्टॉल है या नहीं। तो लिखेंगे आरपीएम माइनस क्यू ए। क्यू का मतलब होता है क्वेरी, ए का मतलब होता है लिस्ट, मतलब क्वेरी फॉर लिस्ट। अब किसका लिस्ट देखना चाहते हैं? टेलनेट का। जैसे ही एंटर करेंगे ये साइलेंट रह गया, कुछ भी अगर आउटपुट नहीं दिया तो समझेंगे टेलनेट इस पर इंस्टॉल नहीं है। समझे? टेलनेट इस पे इंस्टॉल नहीं है। अब टेलनेट को इंस्टॉल करने का तरीका देखना है। तो टेलनेट इंस्टॉल करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आरपीएम माइनस IBH। और सबका मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंस्टॉल, वी का मतलब होता है वर्बोस, मतलब वो दिखाए। हाँ, इसका मतलब होता है कि वो क्या दिखाए, हैशटैग में दिखाए कि वो प्रोग्रेस कितना परसेंट हुआ है। और एच का मतलब जो होता है वही, और वो कहने का मतलब हुआ कि वो स्टेटस दिखा, और एच कहने का मतलब कि हैशटैग में दिखा। तो हैशटैग में अगर हमें दिखाना है, जैसे कैसे, मान लो अभी 10% हुआ है तो 10 वो हैश आया, वो बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे इंस्टॉलेशन आपका प्रोसीड करेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, IBH। अब उसके बाद मुझे नहीं पता कि टेलनेट के लिए और भी कुछ जरूरी आरपीएम चाहिए होता है, जैसे XINET D। क्या चाहिए? XINET D, जिसको जाइनेट डी भी बोला जाता है। तो मुझे वो इंस्टॉल है कि नहीं, नहीं पता। हम चाहते हैं कि अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर दे। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे NodePS। नोड पीएस का मतलब होता है चेक द डिपेंडेंसीज। चेक द डिपेंडेंसीज मतलब डिपेंडेंसीज को चेक करो। और हम चाहते हैं कि हमसे कोई आर्गुमेंट ना करो, मतलब हमसे कुछ पूछो मत कि यस कि नो, यस कि नो, इंस्टॉलेशन में पूछता है ना। हम चाहते हैं मेरे से कोई आर्गुमेंट ना हो, हम साइलेंटली आप करो। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स। फोर्स लिख देने का मतलब कि यू हैव टू डू, है ना, आपको करना ही है उसका कोई। अब उसके बाद क्या इंस्टॉल करना है मेरे को? अब हो सकता है कि टेलनेट में कुछ आइकन दे करके, पॉइंट दे करके वर्जन दिया गया हो, हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, तो हम क्या लास्ट में जोड़ देंगे, स्टार को क्या बोलते हैं यहाँ, स्टार को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक को क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक को बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। क्या बोलते हैं? ये दो वो होता है, क्वेश्चन मार्क और ये। क्वेश्चन मार्क भी वाइल्ड कार्ड है और ये भी वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड, हाँ वाइल्ड कार्ड, WILDCARD। वाइल्ड कार्ड जो होता है वो ये इंडिकेट करता है, अगर हम स्टार लगा दिए तो जहां स्टार लग गया मतलब ऑल। स्टार का मतलब यहाँ क्या होता है लिनक्स में, ऑल, एवरीथिंग। मतलब जिसका की नाम TLADT से स्टार्ट हो, बाद में कुछ भी हो, इसका ये मतलब। एंटर करेंगे, कुछ हुआ तो बताना मेरे, समझ में आया? तो देखो हैशटैग में प्रोग्रेस दिखाया था 100%। ये क्या क्या इंस्टॉल किया, तो टेलनेट सर्वर किया और टेलनेट किया, दोनों का कुछ ना कुछ वर्जन भी है, जैसे 1.0.17-60- समथिंग ऐसा करके ऑप्शन दे रहा है। अब क्या करेंगे, ये तो टेलनेट इंस्टॉल हुआ, अब हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या लिखेंगे फिर, टेलनेट, क्या कमांड बताए थे, आरपीएम माइनस क्यू है ना, और क्या, कुछ समझ में आया होगा तो बताना। इंस्टॉल करने से पहले अगर हम यही कमांड चलाए थे आरपीएम माइनस क्यू टेलनेट, तो हमें बताया था, कोई लिस्ट दिया था कि क्या इंस्टॉल है। लेकिन जब हम टेलनेट को इंस्टॉल किए उसके बाद अगर हम चला रहे हैं तो क्या लिस्ट में आ रहा है, हमारे टेलनेट का। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप टेलनेट को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी मशीन पर इंस्टॉल है कि नहीं। नॉट ओनली टेलनेट, कोई भी सर्विस जो आप पढ़े हो CCNA में, जैसे DSCP पढ़े हो ना, CCNA में DSCP पढ़े हो ना सर्वर में, तो उसको इंस्टॉल करते थे ना। लेकिन वहां कैसे करते थे, ग्राफिकल मोड में, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश।
यहाँ पे उसके लिए आपको कमांड यूज करना है सीधा। अब अनइंस्टॉल करना है, तो जो सर्वर के बैकग्राउंड से वो रोल में जाएगा, रिमूव रोल है ना, और यहाँ रिमूव रोल नहीं करना है, सीधा कमांड याद रखिए सिर्फ rpm -e, और किसे अनइंस्टॉल करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टेल नेट। अब आगे जो कुछ भी हो, अब ये क्या कर रहा है, इस नाम से कुछ नहीं है तो हम सिर्फ टेलनेट लिखते हैं। इंस्टॉल कर दी, अनइंस्टॉल कर दिया होगा, कैसे चेक करेंगे, तो दोबारा QA वाला कमांड चला, दिखाया कुछ नहीं दिखाने का मतलब क्या हुआ, rpm -e के थ्रू हमने क्या कर दिया था, टेलनेट को अनइंस्टॉल रिमूव कर दिया था। अब दोबारा अगर इंस्टॉल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा कहाँ, MLT पे, और MLT पे के अंदर क्या मिलेगा, पैकेजेस, CD MLT और MLT में पैकेजेस पे जाएंगे, और यहाँ पैकेज में जाके क्या लेना था, कमांड चलाना था सीधा rpm -idh माइनस, अब एक पॉइंट रखना, idh में एक बार माइनस लगा है लेकिन नोट पीएस में 2 बार लग रहा है, और जैसे लिख रहे हैं वो वैसे ही लिखना है, नहीं तो एरर आएगा। नोट पीएस -फोरc 4, अब जो भी आरपीएम इंस्टॉल करना है उसका नाम लास्ट में स्टार जोड़ दीजिए, अगर एग्जैक्ट नाम नहीं याद है तो स्टार लगा सकते हैं। एंटर करते हैं, इंस्टॉलेशन फिर से हो गया। अच्छा, ये पहले से अगर इंस्टॉल है, दोबारा अगर हम करते हैं कोई एरर दिया, दोबारा होगा, वार्निंग दिया, ये उसी को ओवरराइड करेगा, क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। मतलब इस मैटर में इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा कमजोर है, ओवरराइड करने से पहले एक बार इसको एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम जो इसका है, इसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यम जब यूज करोगे, यम के थ्रू जब इंस्टॉल करने जाओगे तो बताएगा बकायदा ये पहले से इंस्टॉल है, ओवरराइड करना है या अपग्रेड करना है, वो ऑप्शन देगा आपको। और इतना ही नहीं, यम में ये भी बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाह रहे हो इसमें कितना मेमोरी चाहिए, वो भी बताएगा उसे। इंस्टॉलेशन हो गया, रिमूवल हो गया, चेक करना हो गया, नहीं अपग्रेड हो नहीं सकता है क्योंकि अपग्रेडेशन के लिए इसका हायर वर्जन चाहिए या इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, वो बाद में करेंगे जब हम करेंगे तो इस तरीके से मान लो कोई और हमें अभी तो टेलनेट इंस्टॉल करके देखें, कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देख लेते हैं, कोई और सर्विस इंस्टॉल करके देख लेते हैं। अब जैसे मान लो FTP करना है, वो भी एक बहुत कॉमन है, या DHCP करना है या DNS करना है, कैसे करेंगे, चलो FTP करके देखते हैं। तो यहाँ FTP को बोला जाता है VSFT, क्या बोला जाता है, VSFT, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फिर वही बस यहाँ टेलनेट की जगह पे क्या लिख दें, VSFTP इंस्टॉल कर दिया, किस नाम से आता है, VSFTP D। 50% और 100% क्या है, मतलब पहला 100% जो कमांड दी वो 100% कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन उस कमांड में अगर 2 आरपीएम इंस्टॉल हो रहा है तो पहला आरपीएम इंस्टॉल हुआ तो उसका वैल्यू कितना तक जाएगा, 50, और इसमें एक ही आरपीएम है ही तो 100। विंडोज की तरह झेलाता नहीं है ये, उससे नहीं कमांड चाहिए, बस कमांड एग्जैक्ट याद होना चाहिए। क्रोम वगैरह क्या, यहाँ क्रोम की जगह पे मॉजिला फायरफॉक्स जाओ भाई, देखना चाहते हैं, ठीक है, खोलना नहीं है सर, इंस्टॉल करना है।
हाँ? उसमें इंस्टॉल ही आता है। अच्छा नहीं सर, हमारे कोई और एप्लीकेशन बताइए, लाइक व्हाट्सएप कीजिए, हाँ? व्हाट्सएप कीजिए। सर तो इसका आइकन नहीं शो करेगा इसका जो ये इसके अलावा इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे क्रोम है या फायरफॉक्स है, तो इसका आइकन हमको शो करना चाहिए, मतलब जैसे होम का आइकन शो कर रहा है ना वहाँ पर वैसे ग्राफिकल लेस होता है, ऐसे आइकन चाहिए ना एप्लीकेशन में। आ जाओ एप्लीकेशन में, जाओ यहाँ मिलेगा, ये है एप्लीकेशन में। यस यहाँ से डाल सकते हो। क्या फायरफॉक्स, सिर्फ फायरफॉक्स ट्रेनिंग के लिए वो अनइंस्टॉल के लिए -1। हाँ, अब तुम क्या बोल रहा था सफा, बोलो तो। सर नॉर्मल जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने डेस्कटॉप पे हाँ आइकन के साथ, हाँ। जैसे व्हाट्सएप हो गया या कोई और भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गया, वो सब कैसे करेंगे सर? अच्छा, जो एक हम बात लोग बताओ कि व्हाट्सएप जो हो गया, फेसबुक हो गया, जी क्या ये बिजनेस एप्लीकेशन है, सर्वर एप्लीकेशन है? ये लाइनेक्स जो है व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर इतना समझ नहीं है तो पहले इसको बिल्ड कीजिए। लाइनेक्स बनाया गया है डेटा सेंटर के लिए, समझे, वेब सर्वर के लिए। मेनली जो इसका यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है डेटा सेंटर के लिए, वेब सर्वर्स के लिए। इसके व्हाट्सएप फेसबुक और मीटिंग देखने के लिए नहीं है, उसके लिए क्लाइंट ओएस यूज कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमको तुम्हारे पास मान लो 4 व्हीलर है, तुम पर्सनल यूज के लिए खरीदे हो तो कमर्शियल नंबर प्लेट लोगे क्या? सोच के बताना, नहीं लोगे, क्योंकि पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा पर्पस वो नहीं है। तो उसी तरीके से इसलिए ना 2 तरह का ओएस बनाया गया है, क्लाइंट और सर्वर। हम लोग जो आदी हो गए हैं, यूज टू हो गए हैं क्लाइंट यूज करने का। तो क्लाइंट का पर्पस अलग होता है, सर्वर का पर्पस अलग होता है। क्लाइंट में तो काम कर भी नहीं सकते हो जो सर्वर में करोगे। मान लो विंडोज 11 है, लेकिन क्या वहाँ रेड 5 कॉन्फ़िगर होगा? अब वो हाईलाइट नहीं करेगा, बनाने की दूर की बात। लेकिन रियल टाइम में तो रेड 5 चाहिए, तो किस पे होगा? वो सर्वर के लिए डिजाइन किया गया है, क्लाइंट के लिए डिजाइन नहीं किया गया। और अब आते हैं फिर भी तुम्हारे तसल्ली के लिए, तसल्ली बोलोगे ना, तुम्हारे तसल्ली के लिए उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप को भी, लेकिन वैसा करने का कोई सेंस नहीं हो, नॉनसेंस वाली बात हो जाए। उसके लिए यहाँ क्रॉस प्लेटफॉर्म एक एप्लीकेशन होता है जिसको कहते हैं क्रॉस ओवर, वाइन, खराब भला। हाँ, वाइन और क्रॉस ओवर 2 बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसका यूज किया जाता है विंडोज एप्लीकेशन को लाइनेक्स पे डालने के लिए। बाय डिफॉल्ट लाइनेक्स EXE फाइल को सपोर्ट नहीं करता है। मान लो कि आपके पास MS ऑफिस का एक EXE फाइल है, सेटअप फाइल है, तो क्या डायरेक्ट लाइनेक्स पे इंस्टॉल होगा? बोलेंगे नहीं। कल ही ना लिखे थे शायद कि लाइनेक्स में क्या क्या एक्सटेंशन सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हमें विंडोज वाला हूबहू वही सॉफ्टवेयर लाइनेक्स पे डालना है, तो पहले लाइनेक्स पे 2 में से कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, क्रॉसओवर या वाइन। क्रॉसओवर या वाइन, क्रॉसओवर और वाइन समझ लो कि एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसपे कि आप किसी EXE को इंस्टॉल कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि इसमें से कोई एक लड़का है, जैसे मान लो विशाल है, ये मैकबुक खरीद रहा है, तो बाय डिफॉल्ट तो इसको मैकओएस मिलेगा। अब लेकिन फिर भी ये एक्सपेरिमेंट के मूड में हमेशा रहता है। अब देखेगा कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कुछ नयापन हो, तो नयापन कैसे लाएगा? वो चाहता है कि मैक वाले पे विंडोज भी हम डाल के रखें, तो डायरेक्ट मैक वाले मशीन पे विंडोज नहीं डलता है। तो इसके लिए मैकओएस में एक फीचर दिया हुआ था जिसको कहते हैं बूट कैम्प। क्या दिया हुआ रहता है? बूट कैम्प। तो बूट कैम्प एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर को ये प्लेटफॉर्म देता है जिसका यूज करके वो विंडोज ओएस में इंस्टॉल कर सकते। समझा? अब जैसे ज्ञानेशी था, पाइथन का क्लास कर रहा था, बहुत सारा चीज नहीं यूज कर पाता था मैक पे, तो बोला कि कोई उपाय नहीं लगेगा सर, अब तो ले लिया हम शॉप में। तो बूटकैम्प एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप किसी भी विंडोज ओएस को मैक वाले सिस्टम पे भी डाल सकते हो।
उसी तरीके से लाइनेक्स पे अगर हम किसी EXE को डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, बट इसके लिए मुझे क्रॉसओवर या वाइन जैसे एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। आपके कहने का मतलब जुगाड़ के तरह हाँ, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं, नहीं कर ऐसे सकते। नहीं, ऐसे होगा ही नहीं, बिकॉज ये तो लाइनेक्स अलग पर्पज से डिजाइन ही किया है। अगर यहाँ EXE को सपोर्ट करेगा तो इसका सिक्योरिटी तो ऐसे ही कंप्रोमाइज हो जाएगा। ये इसीलिए सिक्योर्ड है क्योंकि पहली बात कि EXE को सपोर्ट नहीं करता है, दूसरी बात कि किसी भी एप्लीकेशन पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट का परमिशन किसी को होता ही नहीं है, वो एक्सटर्नली अलाउ करना पड़ता है तब। अब विंडोज में क्या, एडमिनिस्ट्रेटर है तो ऐसे ही एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी स्क्रिप्ट को, समझा रही बात? तो इसको तो स्पेशली डिजाइन ही इस पर्पज से किया गया है कि इसमें सिक्योरिटी ज्यादा मिले। अब तुम एप्पल का फोन यूज करते हो और एंड्रॉइड के तरह चाहोगे कि ये बहुत इजी हो, तो जब बहुत इजी होगा तो फिर सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगा नहीं। हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं विंडोज कंप्यूटर, हाँ, उस सेंस में लाइनेक्स का यूज नहीं करते, बिल्कुल उस सेंस में लाइनेक्स का यूज नहीं होता है। लाइनेक्स का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली होता है, और खास तौर से इसका यूज दो पर्पज से होता है, एक डेटा सेंटर बनाने के लिए और दूसरा वेब सर्वर बनाने के लिए। इसलिए मैक्सिमम जो वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड वो इसी पे होस्ट होता है, अपाचे वेब सर्वर, और अपाचे वेब सर्वर लाइनेक्स बेस्ड होता है। इसीलिए सर आप सर्वर बेस्ड ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे थे अभी। हाँ, तो और क्या। मैं सोच रहा हूँ वो सब क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि बेसिक सबको आता है, और ये हम लोग लाइनेक्स यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल पर्पज से, पर्सनल यूज के लिए नहीं कि यहाँ पे व्हाट्सएप डालें और ट्रू कॉलर डालें और बहुत सारे एप्लीकेशन, उसका कोई सेंस यहाँ पे नहीं है। वैसा करना होगा तो हम लाइनेक्स सर्वर क्यों यूज करेंगे, विंडोज यूज करेंगे। अब विंडोज का भी क्लाइंट, विंडोज में भी देखो ना क्लाइंट और सर्वर अलग अलग नहीं होता है, वही बात है, ये दोनों का पर्पस अलग अलग है। सिंपल एक नंबर प्लेट का इसलिए तो एग्जांपल ली, वो भी नंबर प्लेट है, भी नंबर प्लेट है, लेकिन दोनों का प्रोस्पेक्ट अलग होता है कि नहीं। अब अकाउंट ही खोलते हैं, एक नॉर्मल अकाउंट होता है, एक बिजनेस अकाउंट होता है, दोनों ही फैसिलिटीज अलग अलग मिलता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो एप्लीकेशन, ऐसी बात नहीं है कि नहीं डाल सकते, बट उसके लिए आरपीएम फाइल होनी चाहिए, उसके लिए वो आरपीएम फाइल होना चाहिए, तो उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तुम लोग पहले राउंड में जो आया होगा उसको कुछ आरपीएम फाइल हम दिए थे क्या, है किसी के पास? ऑनलाइन वाले नहीं, कभी नहीं दिए थे, एक बार रिकॉल करना। तो रुको, कल बोली थी सर दे देगी, लेकिन दिए नहीं। उसके पहले जो ऑप्शन टैब चलता था ना, उसके बाद तो फिर लगभग नहीं लग गया। ठीक है, तो तुम लोग को नेक्स्ट डे देंगे कुछ आरपीएम फाइल, जैसे कि इसमें एमएस ऑफिस नहीं होता है जनरली। आप विंडोज में क्या यूज करते हैं, एमएस ऑफिस का काम ऑफिस 16 यूज करो, 19 यूज करो, या ऑफिस 365 यूज करो, लेटेस्ट में ये नहीं करोगे। और यहाँ एमएस ऑफिस के जगह पे होता है लिब्रा ऑफिस, जिसको कहते हैं ओपन ऑफिस, लेकिन ओपन ऑफिस बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, उसका सेटअप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा रेड हैट के साइट से जाकर, या फिर अगर आपके पास जैसे है किसी के पास फ्रेंड सर्कल में तो आप ले सकते हो। जैसे एमएस ऑफिस ले रहे हो तो एमएस ऑफिस का साइज जनरली कितना होता है, कुछ जीबी में चला जाता है, लेकिन लिब्रा ऑफिस लोगे वो कुछ एमबी में होता है, लाइक 100 MB, 100 MB ऐसा होता है, इतना लाइट वेट कोड होता है उसका। विंडोज में इंस्टॉल होगा। कौन वाला लिब्रा? फिर वही बात, वो आरपीएम में होता है, तो आरपीएम विंडोज पे नहीं चलेगा। विंडोज में क्या चलेगा, पहले ही बोल दिया क्या चलेगा, समझ लो कि लाइनेक्स और विंडोज एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, राइवल है, अपोजिट है। अब जैसे तुम कैसे बोलते हो कि हम सूर्य को पूजते हैं, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी का है वो क्या बोलेगा, हम चांद से गाइड होंगे, सीधा अपोजिट। क्या, अगर तुम बोलोगे कि हम पूरब को शुद्ध मानते हैं तो बोले हम पश्चिम को मानते हैं, यही ना होता है जी, जस्ट अपोजिट का कॉन्सेप्ट इफेक्ट है। तो उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर है वो कौन है, लाइनेक्स, रेड हैट।
तो उसका इस पे होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो दोनों अगर जिसको यूज करना होता है वो जुगाड़ करके करता है। अभी जो आपने एप्लीकेशन अच्छा, बताया उसमें भी कर सकते हैं बदले इसका में मतलब ये बड़ा वो इंस्टॉल हो सकता है इस टॉपिक पे। हाँ इस पे तो होगा। अभी जो पढ़ाने एप्लीकेशन मैनेजर आएगा उसमें। ना इसमें नहीं आएगा, मतलब जैसे यहाँ डायरेक्ट जो इंस्टॉल किए तो वैसे होगा ये पूछ रहे हो? जी नहीं ऐसे नहीं होगा क्योंकि पहले आप पैकेजेस, नेट से डाउनलोड करेंगे। हाँ तब होगा। वो काम इस टॉपिक में होगा। हाँ टॉपिक में तो होगा। चलिए क्या वेट करिए तो अभी वो रहेगा तब तो करेंगे, इसलिए वो उधार ही रहेगा। उसके लिए वो लिब्रा ऑफिस वाला आरपीएम फाइल देंगे। तो देखो एप्लीकेशन मैनेजमेंट में तुम लोग को क्या क्या दे देंगे जो मेरे पास है ऑलरेडी, जिसके लिए हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तुमको दे देंगे ऑफिस, क्या दे देंगे? ओपन ऑफिस दे देंगे। ओपन ऑफिस के अलावा और क्या दे देंगे जो मेरे पास है? मीरो दे देंगे। मीरो यूज किए हो? इमेज बर्निंग के लिए यूज होता है, सीडी बर्निंग के लिए यूज होता है, ये दे देंगे। इसके अलावा एडोब रीडर दे देंगे। डाउनलोड करो कर सकते हो, एडोब रीडर कर सकते हो। ये मेरे पास है जो आरपीएम फॉर्मेट में, ये सब हम क्या देंगे? आरपीएम। क्योंकि लाइनेक्स पे क्या चलेगा? आरपीएम चलेगा, एसएच चलेगा। इसके अलावा हम बाइन भी देंगे तुम लोगों को, जो बैन है वो वाला नहीं। फिर उसके बाद देंगे क्रॉस ओवर, ये भी देंगे। और मैं तो बोलता 350 वाला है करोड़। हाँ करण से ज्यादा तो सुबह वाले बैच में हो, 2 घंटा में आधा घंटा फ्रूटिए का बात कर नहीं है वो लड़का रोहित, वो दुकान उसका है ना, तो बोलता है कि फ्रूटी सर बिकता है 300, 300 का तो फ्रूटी आता है, फ्रूटी तो 10 रुपए में आता है। उसके बाद बढ़ गया था आलू प्याज, आलू प्याज अच्छा उस ग्रुप का है ही है एकदम बेसुध, जो बढ़िया बोलते हैं ना वो। किसी को तारीफ भी करना होगा, बोलेगा कि मान लो ऋषि का चेहरा बहुत चमक रहा है, बोले कि इसका तो सोनम चावल के जैसा चमक बढ़िया बना जाता है, बढ़िया बना जाता है। ओपन ऑफिस मीरो, ये सारा एप्लीकेशन दे देंगे आपको। ये आरपीएम फॉर्मेट में हमारे पास है, इसलिए आप लोग को मुश्किल नहीं करना। और आरपीएम को इंस्टॉल करने के लिए कमांड वही चलेगा जो इसने चला है। मान लीजिए यहाँ एक फाइल हम कॉपी कर देते हो ओपन ऑफिस का, जिसका नाम होता है ओपन ऑफिस डॉट आरपीएम, तो मेरे को सिर्फ क्या लिखना पड़ता है? आरपीएम माइनस आईबीएस, जैसे अभी किए हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? माइनस माइनस नोड पीएस और फिर माइनस माइनस फोर्स, और सिर्फ एप्लीकेशन का नाम क्या था? मान लो कि एप्लीकेशन का नाम है ओपन ऑफिस, तो ऐसे नाम रहता है, ओपन स्पेस नहीं रहता है, हाइफन रहेगा बीच में, ठीक है? O-A-A-5 ऑफिस कुछ ऐसा रहेगा जैसे 1.2 पॉइंट समथिंग रहता है, ठीक है? डायरेक्ट स्टार्ट नहीं अब डायरेक्ट स्टार वही होता है, डायरेक्ट स्टार डाल देते हैं और एंटर कर देते हैं। लेकिन अभी ये फाइल नहीं है अवेलेबल, इसलिए दिक्कत। और वो कहीं भी होता तो हो जाता। हाँ कहीं पे नहीं, ये इसी लोकेशन पे होना चाहिए जिस पे कमांड चला रहे हो, नहीं तो बात बताना पड़ेगा। जिस लोकेशन पे हो उसी लोकेशन पे फाइल कॉपी करना पड़ेगा। लाइक अगर डेस्कटॉप पे है तो फिर डेस्कटॉप पे मूव करो, सीडी स्पेस डेस्कटॉप से सीडी स्पेस डेस्कटॉप लिख करके पहले डेस्कटॉप पे आ जाओ। अब डेस्कटॉप का डी कैपिटल होता है इसलिए खुद भी नहीं रहता। एब्सोल्यूट पास करके कर सकते हाँ एब्सोल्यूट पार्ट डाल के कर सकते हैं। सर इसमें डेस्कटॉप के बाद स्लैश होता है। हैं। कंट्रोल शॉर्टकट वाला कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस प्लस तो दिख जाएगा ना। हाँ तो ये था एप्लीकेशन मैनेजमेंट में। अब आते हैं एप्लीकेशन मैनेजमेंट के बाद कुछ चीजें और बता देते हैं, जैसे होस्ट मैनेजमेंट। देखो ये जो कंसोल है, इस कंसोल से भी बहुत कुछ बातें समझी जा सकती है। जैसे इस कंसोल से पहला चीज ये समझा जा सकता है कि करेंटली किस यूजर से लॉगिन है। @ को कहते हैं यूपीएन सफिक्स, जो कि यूजर को कनेक्ट करता है होस्ट से। और होस्ट ये दिखा रहा है कि कंप्यूटर का नाम क्या है। कंप्यूटर का नाम क्या है? लोकल होस्ट। और ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं? ये कोई प्रोग्रामिंग पढ़ने वाला ही लड़का बता सकता है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं?
मान लो यहाँ एक मास्टर साहब बैठे हैं, क्या बताएंगे? इसको टिल्ड सिंबल कहते हैं। टिल्ड क्या बोलते हैं? टिल्ड। टिल्ड का यूज प्रोग्रामिंग में बताया जाता है कब? जब डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए टिल्ड सिंबल का यूज किया गया। तो इसीलिए कहे कि वही एक इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है जिसको सिर्फ नेटवर्किंग नहीं प्रोग्रामिंग भी आता हो, क्योंकि सब तो कनेक्टेड है। अगर सी प्लस प्लस कोई पढ़ा है तो डिस्ट्रक्टर वाला टॉपिक देखो। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में यही अंतर होता है कि नाम के पहले अगर टिल्ड लगा दोगे तो कंपाइलर समझेगा कि ये डिस्ट्रक्टर है, अगर टिल्ड नहीं लगाओगे तो समझेगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बनाता है, डिस्ट्रक्टर उसको एक्सप्लॉइट करेगा। अभी मोटे तौर पे इतना समझो, बाकी आगे तो बाईपास करते हैं। जो बनाने का कंस्ट्रक्ट करता है उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो डिस्ट्रक्ट करता है। तो अब बताओ, ये जो टिल्ड है यहाँ ये बताता है कि करंट कौन सी डायरेक्टरी ओपन है ना? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे होस्ट का नाम बदलना है, कंप्यूटर का नाम चेंज करना है। कंप्यूटर का नाम चेंज करना अभी मैटर नहीं करता है, लेकिन जब नेटवर्किंग में इसको यूज करेंगे एज अ सर्वर, तब तो इसका नाम सेट कराना पड़ेगा हमें। तो इसका नाम कैसे सेट करेंगे? इसके लिए नाम कमांड लिखना पड़ता है, होस्ट नेम ctl। क्या कमांड चलता है? होस्ट नेम ctl। अब पुराना वाला वर्जन में खाली होस्ट नेम लिख करके काम हो जाता था, जो बड़ा आसान लगता है। होस्ट नेम ctl के बाद यहाँ पे डालना पड़ता है सेट, और उसके बाद हाइफन होस्ट नेम, सेट होस्ट नेम। अब जो नया नाम देना है वो दे दो। मान लो इसका नाम देना है SRV1। जैसे तुम लोग विंडोज जो पढ़ा है वो क्या करता था, माई कंप्यूटर में जाकर के नाम बदलता था ना कंप्यूटर का। जो कंप्यूटर नेम होता है उसी को कहते हैं होस्ट नेम। तो यहाँ ये काम हम इस पे करें। होस्ट नेम सेट हो गया, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये पुराना वाला ही कंसोल खुला हुआ है। सर्वर 1 है सर। हाँ सर्वर 1। हाँ SRV 1। हाँ। अब अगर यहाँ से आकर के एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, देखो इसमें ध्यान से, तो नाम बदल चुका है। हमारे सर ऊपर लोकल होस्ट लिखता है। कहाँ? ये तो पुराना वाला ही कंसोल है। नहीं वाले में कहीं वाले में ऊपर। हाँ ये इसलिए क्योंकि अभी लॉग आउट नहीं किए, इसलिए क्योंकि अभी लॉग आउट नहीं किए हैं। जो चेंज किए हो ना विंडोज में, अगर ये नाम बदलता था तो ये यहाँ दिखवो नहीं करता जब तक कि रीस्टार्ट नहीं करते। अब अगर हम दिखते हैं यहाँ पे होस्ट नेम लिख करके कमांड चलाते हैं तो क्या दिखाएगा? SRV1 दिखा रहा है। होस्ट नेम इसका बदल चुका है। कौन सा कमांड चलाते हैं? होस्ट नेम ctl, और सेट होस्ट नेम से इसका होस्ट नेम बदल सकते हैं। अब अगर मान लो कि हमें इसमें किसी सर्विस को बंद करना है या चालू करना है, किसी सर्विस को बंद या चालू करना है, तो इसके लिए एक कमांड और चलता है जिसको कहते हैं सिस्टम ctl। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टम ctl SYS। अब मिलता जुलता कमांड था इसलिए दोनों को एक साथ बता रहे हैं। सिस्टम ctl। उसके बाद क्या करना है? स्टार्ट करना है, स्टॉप नहीं, हमको देखना है। तो देखने के लिए लिखते हैं स्टेटस। अब किसका स्टेटस देखना है? टेलनेट का। टेलनेट डॉट सॉकेट। देखो और बताओ। जैसे ही एक कमांड चला सिस्टम ctl और स्टेटस, ये पता है कौन से टॉपिक का कमांड चला रहे हैं हम लोग? सर्विस मैनेजमेंट। सिस्टम ctl और स्टेटस, और उसके बाद उस सर्विस का नाम जिसका स्टेटस चेक करना है। तो क्या बता रहा है ये अभी क्या है? इनएक्टिव है, मतलब अभी क्लोज्ड है, डिसेबल है। किस पोर्ट नंबर पे ही काम करेगा? 23 पे काम करेगा। अभी कोई कनेक्टेड है इससे? नहीं, अभी कोई कनेक्टेड नहीं।
अच्छा, अब फायरवॉल देखना है किसको फायरवॉल ऑन है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, फायरवॉल डी, क्या लिखेंगे, फायरवॉल डी। फायरवॉल को यहाँ किस नाम से जाना जाता है, फायरवॉल डी के नाम से। अब ये क्या बता रहा है, ये लोडेड है, हाँ लोडेड है, एक्टिव है, हाँ एक्टिव है, रनिंग है, कब से रनिंग है, कितने मिनट पहले स्टार्ट हुआ है, वो सब कुछ बता रहा है ये। ओके, अब मुझे फायरवॉल को स्टॉप करना है, फायरवॉल को स्टॉप करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो स्टॉप करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना होगा स्टॉप। किसी भी सर्विस को स्टॉप करने के लिए सिस्टम सीटीएल क्या होता है, स्टॉप और सर्विस का नाम। स्टॉप हो गया। अब दोबारा जब हम स्टेटस देखेंगे तो क्या दिखाएगा, ये इनएक्टिव और डेट दिखाने लगा, देखिए यहाँ पे। अब अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, स्टार्ट। अब जब दोबारा हम यहाँ स्टेटस देखेंगे तो फिर हरा भरा हो गया, एक्टिव हो गया, रनिंग है। आप सोचोगे कि इसका क्या करेंगे हम, तब समझते हैं इस बात को। इसका ये करेंगे कि बस नेक्स्ट वीक से जब हम लोग लाइनक्स का यूज एज अ सर्वर करना शुरू करेंगे नेटवर्क में, तो इसके साथ क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा ना, तो क्लाइंट इससे कम्युनिकेट करे, इसके लिए दो में से एक काम करना पड़ेगा भैया। या तो इसका फायरवॉल बंद करके रखना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी को घुसने नहीं देता है, या फिर फायरवॉल में जाके बताना पड़ेगा कि किस क्लाइंट को आने देना है, अब किस काम के लिए आने देना है। तो ये जाने हुए रहोगे तब ना कि सर्विस को कैसे चेक करेंगे कि रनिंग है या स्टॉप है। अब मान लो कोई टेलनेट के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि इस पर टेलनेट चल रहा है कि नहीं, चलेगा तब ना कोई कनेक्ट होगा इससे। अगर अभी आप यहाँ पे लाइनक्स का क्लास कर पा रहे हैं, विंडोज का क्यों नहीं, क्योंकि लाइनक्स का क्लास चल रहा है इसीलिए आप ज्वाइन कर पा रहे हैं। उसी तरीके से टेलनेट सर्विस इस पे रनिंग होगा तब ना कोई टेलनेट के थ्रू इसे कनेक्ट हो सकता है। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इस पे टेलनेट रन कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए ये तरीका है सर्विस के स्टेटस को चेक करने का। सिस्टम सीटीएल स्पेस स्टेटस स्पेस सर्विस का नाम। नहीं, आगे बढ़े। अब स्क्रीन पूरा फुल हो गया, इसको क्या कर देते हैं, ये ओके। अब इसके बाद मान लो हमें टेलनेट को स्टार्ट करना है तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट अब दोबारा अगर हम टेलनेट का स्टेटस देखना चाहें, क्या दिखाने लगा, एक्टिव और रनिंग दिखाने लगा। तो कोई भी सर्विस अगर स्टॉप हो और आपको बोला जाए इस सर्विस को स्टार्ट करो तो कर सकते हो कि नहीं, अब स्टार्ट भी कर सकते हो। अगर कोई सर्विस स्टार्ट है, रनिंग है, उसको बोला जाए स्टॉप करो तो भी कर सकते हो। या अगर ये पूछा जाए कि चलो स्टेटस देख के बताओ वो सर्विस रन कर रहा है कि नहीं, तो भी कंफर्म कर सकते हो। तो क्या क्या सीखे हम लोग, सर्विस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, स्टेटस देख। एक चीज और, जब सर्विस किसी भी सर्विस को मान लो यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सपोज टेलनेट को हम स्टॉप कर दें, लेकिन जैसे ही सर्वर रीस्टार्ट होगा ना तो अपने आप ये ऑन हो जाएगा सर्विस। ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि हमने अभी टेलनेट को बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, लेकिन जैसे ही इस मशीन को रीस्टार्ट करेंगे तो टेलनेट अपने आप क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं मशीन रीस्टार्ट भी हो तो ये सर्विस बंद ना हो, ये सर्विस हाँ चालू ना हो। अगर अभी हम बंद कर दिए हैं, अब मशीन रीस्टार्ट हो तो अपने आप ये स्टार्ट ना हो जाए, इसके लिए इसको क्या करते हैं, डिसेबल करते हैं। क्या करते हैं, डिसेबल करते हैं। डिसेबल, अगर किसी सर्विस को डिसेबल कर दिए मतलब वो परमानेंटली बंद है, स्टॉप किया मतलब अभी सिर्फ बंद है, मशीन रीस्टार्ट होगा चालू हो जाएगा। अब जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, जैसे मान लो कि कोई बोले आपको कंपनी में कि सर्विस को परमानेंटली स्टार्ट कर दो ताकि कभी ये बंद ना हो, जब तक इसको मैनुअली मैं बंद ना करूं। तो वहां दो कमांड चलाना होता है, एक सर्विस को स्टार्ट करने वाला और एक सर्विस को इनेबल करने के लिए। इनेबल इसलिए करते हैं क्योंकि ये डिसेबल का जस्ट अपोजिट होता है।
इनेबल करने का मतलब ये है कि अभी किसी ने स्टॉप भी कर दिया, लेकिन मशीन जैसे ही हम रीस्टार्ट करेंगे वो अपने आप चालू हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अगर मान लो अभी हमने क्या किया, टेलनेट को स्टार्ट कर दिया, सपोज अभी हम इनेबल कर लेते हैं, क्या कर दिया, इनेबल। टेलनेट को हमने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अब अगर अभी टेलनेट का स्टेटस देखेंगे तो ये स्टॉप दिखाएगा, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही मशीन रीस्टार्ट करेंगे टेलनेट अपने आप ऑन हो जाएगा। इनेबल करने का ये फायदा है। तो किसी भी सर्विस को जब स्टार्ट करो ना, तो आप दो काम करो। किसी भी सर्विस को जब स्टार्ट करो तो दो काम करो। पहले स्टार्ट कर लो, अब लगे हाथ उसको क्या कर लो, इनेबल कर लो। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर अभी किसी भी कारण से बंद भी हुआ है, मशीन रीस्टार्ट होगा तो अपने आप ये ऑन हो जाएगा। अब देखो यहाँ अभी एक्टिव दिखा रहा है, और यहाँ देखो टेलनेट किस पोर्ट पे काम करेगा, इतने पे काम करेगा। और यहाँ क्या दिखा रहा है, इसका स्टेटस इनेबल। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोग सर्विस मैनेजमेंट कर लिए, होस्ट मैनेजमेंट कर लिए और एप्लीकेशन मैनेजमेंट कर लिए। कल तुम लोगों को बाकी बचा हुआ कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताएंगे और फायरवॉल मैनेजमेंट सिखाएंगे। या पहले इसका प्रैक्टिकल करके देख लेना एक बार, क्योंकि कमांड बेस्ड है तो थोड़ा याद रखने की जरूरत है। डायरेक्ट क्लोज कर देते हैं ना नेक्स्ट टाइम। अब हो गया।